क्या समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल में सफारतकारी के दरवाजे अभी खुले हैं, या आपको लगता है कि अब हालात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां शायद अस्करी रास्ता ज़्यादा गालिब नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि माजी में भी समहाउ बचाव हो गया, मुकम्मल जंग से बचाव हुआ, लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में भी कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे दोनों ममालिक पीछे हट सकें? जी देखिए, मुझे तो आई एम 100% श्योर कि एंड पे सिफारतकारी ही होगी। जो जंगें इन्होंने करनी थी वो इन्होंने कर ली हैं, और आगे मजीद थोड़ी और करके देख लें, आना तो फिर इनको टेबल पर ही पड़ेगा। हम्म। और आई थिंक जो सिफारती रास्ता है, दैट इज द ओनली पाथ दैट इज लेफ्ट विद बोथ ऑफ देम। हम्म। जंग करना ना अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है, ईरान के इंटरेस्ट में भी नहीं है। हम्म। टेबल के ऊपर बैठ के बात करनी है तो बेहतर है कि आप डिप्लोमेसी से, आर्ग्यूमेंट से, काउंटर आर्ग्यूमेंट से, इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी से आप उसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप मैदान जंग का इस्तेमाल करें। और दूसरा, जिस जिस मुल्क में जहां जहां पे भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं, तो ऑफिशियली उन मुल्कों की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन स्पॉयलर्स को की जो स्पेस है उसको श्रिंक करें। हम्म। अब मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं कि जो इख्तलाफ अमेरिका और इसराइल के दरमियान में आया था, वो तारीख में कभी नहीं आया कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली इसराइलियों को धमकी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सो वो, हम्म। जी, तो वो सारा एस्पेक्ट ईरान के लिए बेनिफिशियल था। अब हम्म। स्पॉयलर्स जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, आप देख रही हैं कि पिछले, जब से ईरान और यूएस की जंग दोबारा शुरू हुई है, इसराइल और अमेरिका की तरफ से इसराइल के खिलाफ बयान आना बंद हो गए हैं। हम्म। और ईरान के ऊपर से वो अभी दोबारा से इन दोनों के दरमियान में कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है, क्योंकि उस पहले ये था कि ईरान, इसराइल जो है वो स्पॉइलर है। हम्म। अब ये है कि के अंदर स्पॉइलर एलिमेंट मौजूद है, अब उसको टारगेट किया जा रहा है। सो ये लार्जर एस्पेक्ट के अंदर चीजें बहुत ज्यादा मैटर और काउंट करती हैं। और इस वजह से जो आपने भी बात की कि फायदा इसराइल को हो रहा है, इसी वजह से इसराइल को फायदा हो रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से स्पॉइलिंग की जो जो हम्म। जो एक्टिविटीज हैं वो सामने आ रही। जहां तक सफारती आपने अमल की बात की है, तो आई थिंक आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों दोबारा टेबल पर ही बैठना है। लेकिन हम्म। टेबल पर बैठने से पहले गेम चेंज हो चुकी होगी। ईरान बिल्कुल। जितना लिंगर ऑन करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को, अपने अंदर के स्पॉइलर एलिमेंट्स को जितना रोकने में नाकाम रहेगा, उतना ज्यादा ईरान डिसएडवांटेज पे जाता रहेगा। बिल्कुल सही। और खलीजी ममालिक भी इस वक्त एक इंतहाई हसास सूरत हाल में है। एक तरफ उनके अमेरिका के साथ दफाई और स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान उनका करीबी जोग्राफाई हमसाया भी है, वो भी उतने ही इफेक्टेड होते हैं। ऐसे में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक इस बुरहान में किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं? यू थिंक कि अब जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे ईरान ने अटैक किया अमेरिका के फौजी अड्डों पर, और ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अगर कोई अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो हम उसको अटैक करेंगे, तो इस तरह के आपको लगता है कि वहाँ से खलीजी ममालिक की जानिब से भी कोई इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, जो उन्होंने पहले जिस तरह जो सब्र का जो मुजाहिरा किया था? क्या इस दफ़ा एक जंग अगर ये ना रुकी तो क्या फैल सकती है? जी, देखें, खलीजी ममालिक जितने भी हैं उनमें एक डेप्थ मौजूद है फॉरेन पॉलिसी को लेकर। हम्म। उनमें एक यूनाइटेड फ्रंट है, एक यूनिसॉन है उनके इदारों के दरमियान में और हुकूमत के दरमियान में, और एक सिंगुलर पॉलिसी है। अब आप खुद एक पॉलिटिक्स को अगर आप साइड पे रख दीजिए, एक इंसानियत के नाते से आप ये देखें कि ईरान के सुप्रीम लीडर की का जो जब जनाजे का इवेंट था, तो उस पे सऊदीयन डेलीगेशन जो है वो मौजूद था। हम्म। और सऊदी डेलीगेशन जब वापस गए तो उसके कुछ दिनों के बाद ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो अमेरिका की बेसिस कहीं या जो मर्जी कहीं, पिछली दफा भी इन्होंने अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर कह के अटैक किया था, लेकिन उसके बाद खबरें जब सामने आई तो पता चला कहाँ कहाँ पे और जगहों के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया। सो आई थिंक जो मिडल ईस्टर्न अरब ममालिक हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये लार्जर अनोइंगली या अनोइंगली इसराइल का एजेंडा है कि मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाना। इसी वजह से उन्होंने बहुत रिस्ट्रेंट भी शो किया, और सीज फायर के लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। हम्म। लेकिन यहाँ पे बार बार ईरान के अटैक करने से मुझे ऐसा लगता है कि जो अरब कंट्रीज हैं वो शायद अभी भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का ही मुजाहिरा करें। हम्म। लेकिन वो जो
पूरा मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो रही थी इसराइल के खिलाफ, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको जो ईरान कहते हैं कि इसराइल है, उसके खिलाफ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हो रहा था। और अपना जो ईरान था वो उस तरीके से एज अ दुश्मन परसीव नहीं किया जा रहा था अरब वर्ल्ड में जिस तरह इसराइल को किया जा रहा था। तो आई थिंक वो चीज जो है वो एक पॉजिटिव स्टेप जो मुस्लिम वर्ल्ड जिस तरफ जा रहा था उस पॉजिटिविटी से हटाया जाने की एक दोबारा से कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से भी। और अब अगर ट्रस्ट डेफिसिट ईरान में और अरब कंट्रीज के अंदर दोबारा से पैदा हुआ तो उसको भरते हुए फिर जाहिर है टाइम लगेगा। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि क्या अरब कंट्रीज दोबारा रिएक्ट करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ ही चलेंगे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये मुसलमान दुनिया को लड़ाने की साजिश है। ईरान नोइंगली या इरानियन वो एलिमेंट्स जो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है वो नोइंगली और अननोइंगली दे आर प्लेइंग राइट इनटू द ट्रैप और इनटू द हैंड्स ऑफ द ग्रैंड स्ट्रेटजी ऑफ इसराइल। और इस पूरे सिनारियो में आप चाइना और रशिया का रोल किस तरह देख रहे हैं? क्या इस दफ़ा जब दोबारा कशीदगी बढ़ रही है क्या वो खुलकर सामने आएंगे, साइड्स लेंगे, या इस दफ़ा भी वो मतलब एक जिस तरह से बैलेंस्ड, वो लास्ट टाइम भी बड़े बैलेंस्ड लेके चले थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे? आप क्या देख रहे हैं इस दफ़ा उनकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हर मुल्क अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को देखता है। चाइना ने पहले भी जहां जहां पे देखिए मिडल ईस्ट के अंदर जब आप चेंजिंग सिक्योरिटी apparatus की बात करते हैं, जब आप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की बात करते हैं, तो उसमें चाइना का भी स्टेक है, उसमें रशिया का भी स्टेक है। लेकिन उस स्टेक का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई मुल्क, मिसाल के तौर पे टर्की की अगर आप एग्जांपल लें या इवन आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, जब ईरान और सऊदीया के दरमियान जब पहले इन्होंने आपस में बहुत ज्यादा रिफ्ट आ चुका था, जब इरानियंस अटैक कर रहे थे वहां पे, तो पाकिस्तान ने एज अ गारंटर जो है दरमियान में अपना रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने साजिश को समझा जो मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाने के लिए हो रही थी, और हमने दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा किया। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भी ये बात कही कि हम जो है हम दोनों के दरमियान में, सऊदीया ईरान के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा करे। तो पाकिस्तान ने बगैर लड़े या बगैर, यानी वो जो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट था उसको प्रोएक्टिवली पाकिस्तान ने डिप्लॉय करके पूरी मुस्लिम दुनिया का और सऊदीया का, ईरान का, तमाम मुस्लिम कंट्रीज का एक फायदा किया। उसी तरह आप चाइना रशिया की भी एग्जांपल लें, हर जगह के ऊपर, हर मौके के ऊपर एक्टिवली जंग में पार्टिसिपेट करना जो है वही सिर्फ वाहिद रास्ता नहीं होता अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। चाइनीज जो है बैक एंड के ऊपर रह के वो पिछली दफा भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे नेगोशिएशन में, बातचीत के अंदर, और पूरी उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है, अपना लेवरेज जो है वो उन्होंने सीज फायर की तरफ दिया था। रशियंस का भी यही मामला था। और आई थिंक अभी भी दोबारा तो शायद उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि जंग होगी, लेकिन अगर हुई तो ये उसी तरीके से जिस तरह इन्होंने पहले रिएक्ट किया है या एक्ट किया है उसी तरीके से करेंगे। अगर आप ये कहें कि चाइनीज सोल्जर्स मिडल ईस्ट के अंदर खड़े होंगे या उनके जहाज मिडल ईस्ट में होंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह सेम गोज फॉर द रशियन, हाँ, लेकिन उनका एक अपना डिप्लोमेटिक वेट है जिसको वो मिडिल ईस्ट के अंदर अप्लाई जरूर करें। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की चूँकि बात हो रही है तो बलूचिस्तान में भी अहमद सिक्योरिटी सूरत हाल गुज़श्ता कई बरसों से एक अहम मसला रही है, और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हमने देखा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद, फिर ऑपरेशन इस्तेकाम समेत कई ऑपरेशंस किए गए। आप बतौर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और जंगी हालात पर गहरी नज़र भी रखते हैं, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये ऑपरेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से कितना अहम है और इसका नाम ऑपरेशन शिबान क्यों रखा गया है? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर आप अगर पिछले एक साल के यानी जनवरी ऑनवर्ड्स आप डेटा निकाल के देखें तो बीएलए के लिए बिल्कुल जो पिछले 20 साल से ये फितनाल हिंदुस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम थी उसके खिलाफ एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन शबान शुरू होने से पहले तक हम तकरीबन 300 दहशतगर्द जो हैं बीएलए के उनको इरेडिकेट कर चुके थे इन द फर्स्ट 6 मंथ्स यानी जनवरी ऑनवर्ड्स। सो 300 दहशतगर्दों को, 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को इरेडिकेट करना, वो तकरीबन 30% मिलिटेंट जो हैं आपने इस दहशतगर्द तंजीम के वो खत्म कर दिए। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है काउंटर टेररिज्म डोमेन में। अब होता ये है कि जब आप 30% लोगों को इनकी इरेडिकेट कर देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, जो मुसल्ला दहशतगर्द होते हैं उनको, तो इसको मेजर डिग्रेडेशन कहते हैं दहशतगर्द तंजीम की। उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, उनका अगले 10 साल का जो प्लान होता है, उनके ऑपरेशंस जो उन्होंने करने होते हैं, वो तमाम चीज जो है वो डिसमेंटल हो जाती है।
फिर उसके बाद आपने देखा इसी वजह से एक बड़े डेस्परेट ऑप्टिक्स से रिलेटेड उस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयां बीएलए ने करना शुरू की कि जो खबरों में ज्यादा आए और ऑप्टिक्स जिसके जो है वो मैसिव हो। अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेशन शाबान की अगर आप बात करें तो 126 दहशतगर्दों को जब से ऑपरेशन शाबान शुरू हुए तब से लेकर अब तक दोबारा इरेडिकेट कर चुके हैं। सो ये एक फाइनल डिसाइसिव स्टेज के ऊपर जो है इस वक्त फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जो जंग है वो खड़ी है, और उसमें पाकिस्तान बहुत ज्यादा एडवांटेज के ऊपर यानी है। ये इसी वजह से ऑपरेशन बलूचिस्तान में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक फैसला को पेशरफ्त साबित हो सकता है। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। काइनेटिक डोमेन के अंदर देखें, बात यह है कि दहशतगर्दों के साथ अफवाज लड़ती हैं, दहशतगर्दों के साथ फौजें लड़ती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा सिस्टम लड़ता है, जिसमें गवर्नेंस भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें ये सारा कुछ है। सो जहां तक काइनेटिक्स की बात है, वहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिवली ये बात की जा सकती है कि पिछले एक साल यानी जब से 2026 शुरू हुआ है, दिस इज द वर्स्ट ईयर फॉर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी फितनतुल हिंदुस्तान के लिए ये वर्स्ट साल साबित हुआ है। इनकी कमर टूट चुकी है। ये एक जाहिर है रिटेलिएट करते हैं, 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, अरबों डॉलर्स इनको दिए गए हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इनको क्लाउट इंडिया ने देने की कोशिश की है। इनको एक एक जो बीएलए का फाइटर है उसका 50 से 60 लाख रुपए का सिर्फ गियर है, जिसमें उसकी गन्स हैं, जिसमें उसका इक्विपमेंट है। सो ये सारी चीजों के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, जिस तरीके से इनको इरेडिकेट किया गया, मतलब टोटल अभी 500 के करीब दहशतगर्द इनके हम पिछले एक साल के अंदर ऑपरेशन शबान और उससे पिछला जो ऑपरेशन था उसमें इनको हम इरेडिकेट कर चुके हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि सोफा सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के करीब टोटल दहशतगर्द हैं, उसमें से आपने 500 को अगर खत्म कर दें तो फिर स्ट्रक्चर पीछे कोई नहीं बचता। सो जहां तक काइनेटिक्स की बात है तो दिस इज द बेस्ट ईयर काउंटर टेररिज्म डोमेन में पिछले 20 साल के अंदर। हाँ, लेकिन दहशतगर्दी कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब गवर्नेंस में है, इसका जवाब पुलिसिंग में है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म्स में है और जुडिशियल रिफॉर्म्स। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि सिर्फ फौजी ऑपरेशन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काफ़ी हैं क्या? बलूचिस्तान में अमन के लिए जो इस्तेहकाम, माशी तरक्की, बेहतर गवर्नेंस और फिर अवामी एतमाद की बहाली कितनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, देयर इज नो डाउट इन इट कि आप दहशतगर्दी को कॉम्प्रिहेंसिवली, टेररिज्म को खत्म करने के लिए आपको गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करना होता है। दुनिया इस वक्त 4th, 5th और 6th जनरेशन वॉर पे हम पहुंच चुके हैं। हम एसिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें जंग बिल्कुल तब्दील हो चुकी। उसी हिसाब से जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसमें भी बहुत खातिर खा तब्दीलियों की जरूरत है, जो कि मॉडर्न दौर के तकाजों के मुताबिक एक ऐसा एरिया जिस पे दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है, उस हिसाब से उसको डील किया जाए। सो इन तमाम, जब तक ये तमाम चीजें नहीं होगी, दहशतगर्दी एक साइकिल होता है, एक टेररिज्म साइकिल है। आप काइनेटिक्स के काफी दफा हम दहशतगर्दी को खतरा, आपके पास एग्जांपल्स मौजूद है केपीके के अंदर, कई दफा ऐसे हुआ है कि एक इलाके के ऊपर दहशतगर्द आए हैं, उस इलाके को खाली करवाया, खाली करवा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, फिर दहशतगर्द आ गए, फिर खाली करवाया, फिर आ गए, फिर खाली करवाया, फिर आ गए। तो ये मिसालें मौजूद है, मैं इलाके का नाम यहाँ पे जाहिर है, लेकिन इस तरह की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, तब तक आप वो दहशतगर्दी का साइकिल तोड़ नहीं सकते। हाँ, फौज आएगी, दहशतगर्दों को मारेगी, खत्म करेगी, चली जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा से गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज होंगे तो दहशतगर्दी दोबारा पनपना शुरू हो जाएगी। ब्रेक करने के लिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स और इन तमाम चीजों का होना बहुत जरूरी है।